1980 में व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, तो सडनली ही एक्सपायर्ड। तो उसके बाद कुछ एक आध साल मैंने छोड़ भी दिया था पढ़ाई, लेकिन फिर देन आई अगेन रीगेन माय स्टडीज़ और 95 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। जम्मू बॉर्डर में एक रिवर है जो काफ़ी चौड़ी है, तो एक पोस्ट जो है वो रिवर के उस पार, तो वहाँ पे सुबह सुबह हमारे डीआई साहब जा रहे थे, तो बीच में आईडी फट गई और उनकी गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट सर्वाइव। हाँ, फैमिली लाइफ एक्चुअल, जब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैंने मतलब कभी सोचा नहीं। जब वर्दी पहन ली तो उसके बाद कभी ये ध्यान में नहीं आता कि फैमिली कैसी होगी, उनको क्या प्रॉब्लम होगी। हम कहते हैं कि यार तुम्हारा फ्रंट है, तुम बेटर हाफ हो, तुम अपने फ्रंट पे लड़ो, हम अपने फ्रंट पे लड़ते। फौजी की जो बीवी होती है उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, वो मतलब इतना सेक्रीफाइस करती हैं कि सोच भी नहीं सकते आप। हम लोग कश्मीर में एक जगह है जो अभी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ऋषनगर विलेज है। जो मुझे रूट दिया गया था वो उसमें तकरीबन 11 किलोमीटर चलना था और नी डीप स्नो था पूरे में। वी स्टार्टेड एट 9 o'clock in the night and we reached on the spot at 7 o'clock in the morning। हम लोग सारी रात चलते रहे रास्ता बना बना के, और सुबह हमने एक नदी थी वहाँ पे उसको क्रॉस किया, और फिर जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो इट लास्टेड फॉर 6 hours। 6 घंटे एनकाउंटर चला। फॉर्चुनेटली हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, ना ही हमने किसी मिलिटेंट को मारा, लेकिन हमने जिंदा पकड़े 11। उस केस में हमें 3 गैलेंट्री मेडल मिले थे ऑफिसर्स को। पहलगाम में अटैक हुआ, एज ए सिविलियन मैं आपसे ये चीज़ पूछ रही हूँ, सो हाउ डिड इट अफेक्टेड यू और आपके जो साथ में लोग? देखिए, कोई भी ऐसा काम जो मतलब देश के खिलाफ हो या सोसाइटी के खिलाफ हो, तो उस पे आदमी को गुस्सा तो आता ही है। मुझे भी आया कि ऐसे लोग मार दिए, उनका क्या कसूर था। अब हर जगह तो सिक्योरिटी नहीं रखी जा सकती ना। Hello everyone, welcome back to my podcast channel, Heart to Heart with Maya. आई होप जो हमारी पहले की पुरानी जर्नी है वो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यूजुअली हम देखते हैं कि लोग तरह तरह के पॉडकास्ट करते हैं कि अपना हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान को यहाँ पे, एक ऐसे शख्स को यहाँ पे लेकर आए हैं जो कि जिन्होंने अपने काम को इस कंट्री के लिए और अपने टाइम को पूरा कंट्री को दिया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ हेमंत कुमार जी, जो कि एक्स DIG रह चुके हैं। हेमंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे शो पे। थैंक यू। और बताइए क्या हाल है? बस बढ़िया जी। बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ पे आज? आई एम फीलिंग गुड। या अच्छा लग रहा पहले आपने ऐसे ही इंटरव्यूज़ या ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ तो ऑब्वियसली आपने बहुत किए होंगे। है। हाँ, ड्यूरिंग सर्विस जी। तो ये चलता रहता है। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली अपना डॉक्टरेट जो है वो मैं फॉलो कर रहा था। ओके। मैंने शुरू किया था 2016 में, जब मैं सर्विस में था अच्छा। एज कमांडेंट, बट ड्यू टू द एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विसेज मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो अभी जब मैं रिटायर हुआ 23 दिसंबर में, अच्छा। सो आई कंटिन्यूड विद इट, और मेरी थीसिस अब जमा हो गई हैं, एंड प्रोबेबली इस मंथ जो है मेरा वाइवा भी हो जाएगा एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स। दैट्स गुड, कंग्रेचुलेशंस टू Thank यू। वैसे देखते हैं कि आजकल के बच्चे तो स्टडी से इतना भागते हैं और आप अभी भी हाँ, एक तमन्ना थी दिल में कि पढ़ाई करें, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वो तब हमारे ज़माने में इतना डेवलप भी नहीं था। हमारा जो प्रदेश था आज तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन उस ज़माने में इतनी कोई गाइडेंस भी नहीं होती थी। तो जो हमने देखा, जो किसी ने गाइड किया, तो वो उस हिसाब से हम चल पड़े। और ग्रेजुएशन के बाद जब मैं MA परसू कर रहा था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था इसमें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, एज असिस्टेंट कमांडेंट, एंड आई ज्वाइंड इट। अच्छा। दैट टाइम आई वाज 22 and half और 23 years old। अच्छा। तो उस वक्त से लेके और अभी 23 दिसंबर तक मैं फोर्स में ही था। अच्छा। और तकरीबन 36 years as an officer of the force I spent a long journey। अब बस अब थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है
अपने फोर्स के टेन्योर के दौरान, या मैंने किसी अपने सीनियर से, अपने कोलीग से जो भी मैंने सीखा है मैं उसको जो यंग जनरेशन है उसमें बांटने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी मैं यूनिवर्सिटी में क्लास भी ले लेता हूँ, ओह वेरी नाइस। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों फिर को तो आपकी पढ़ाता क्लास में आना बनता है। हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं डेफिनेटली सोच रही हूँ, बिल्कुल आऊँगी, आपको बिना बताए आऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आपने जैसे बताया कि आपने जब आपने बॉर्डर सर्विस ज्वाइन की, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारा बचपन का, हम बोलते हैं कि मेरे बचपन का सपना था, मुझे ये करना है वो करना है। आपका बचपन का सपना क्या था? ये एक्चुअली माय फादर वाज ए पुलिस ऑफिसर, अच्छा। तो उनको मैं बचपन से देखता था। ही रिमेन्ड एसएचओ फॉर क्वाइट नंबर ऑफ इयर्स। ओके। तो वो तकरीबन थाना प्रभारी रहे कई जगह पे। देन ही बिकेम इंस्पेक्टर। उसके बाद वो फिर जब डीएसपी बने तो वो अ, उसमें वो तब बीमार थे और उसी टाइम उनका डेथ हो गया था। अच्छा, I'm so तो sorry. उन जो है मतलब उनको बचपन से देखा, और बचपन से उनकी यूनिफॉर्म वगैरह तो मैं ही तैयार करता था। मुझे बड़ा शौक़ था। उन ज़माने में जो है वो जीन्स की यूनिफॉर्म हुआ करती थी और जाली का जो है वो शर्ट हुआ करता था। अच्छा, जीन्स की हाँ, यूनिफॉर्म। जीन्स जो मतलब खाकी जीन बोलते थे हाँ उसको, हाँ। उसकी पैंट पहनते थे, ओके। जीन की खाकी कॉटन की। और जो जो बुशर्ट होती थी वो भी उनकी जो है वो जालीदार एक कपड़ा होता था, उसकी होती थी। उसके ऊपर कलफ लगाया जाता था। ओके। फिर कलफ लगाने से वो कड़क हो जाती थी एकदम, जैसे आजकल हम लीलन के ऊपर लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ। माया चढ़ा देते हैं, हाँ, जिसको सॉरी। मावा भी बोलते हैं आई थिंक, है हाँ, ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो चढ़ा देते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं तो एकदम कड़क हो जाती कड़क है। हो जाती है। तो उस टाइप की हो जाती थी। तो उसमें फिर उसके सितारे लगाना और उनके जो मेडल वेडल थे वो लगाना, तो सारा काम मैं ही किया करता था। इवन आई यूज टू पॉलिश हिज शूज़ ऑल्सो। तो कभी ट्राई नहीं की उनकी यूनिफॉर्म हाँ, कैसे? कभी कभी जब वो नहीं रहते थे तो पीछे से बदमाशी तो करते ही हैं। Obviously. तो उसी तरह से वो बचपन से एक शौक़ जागा कि मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है। ओके। तो जब 1980 में व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, तो सडनली ही एक्सपायर्ड। तो उसके बाद कुछ एक आध साल मैंने छोड़ भी दिया था पढ़ाई ओके। बीच में। तो लेकिन फिर देन आई अगेन रीगेन माय स्टडीज़। और 95 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। सो आई ट्राइड ए लॉट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, लेकिन उन दिनों में कुछ ऐसा निकला नहीं, कोई पुलिस का कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह की कोई पोस्टिंग वैकेंसीज नहीं वगैरह। निकली। लेकिन मेरे एक कज़न हैं बड़े जो दिल्ली पुलिस में थे, वो ही रिटायर्ड है सब इंस्पेक्टर। तो उन्होंने दिल्ली से मुझे एक फॉर्म भेज दिया कि ये बीएसएफ में वैकेंसी निकली है और बीएसएफ की नौकरी बहुत अच्छी है, आप इसको ज्वाइन करो, आप इसको फिल करो। तो मैंने 86 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। मैंने वो फॉर्म भरा 85 में, 86 में मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने ज्वाइन किया। 86 में ही मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का भी फॉर्म फिलअप किया। और जब मैं ट्रेनिंग में चला गया अक्टूबर में, तो हमारा जो टेस्ट था जो असिस्टेंट कमांडेंट का, गजेट ऑफिसर का, वो भी एकेडमी में ही हुआ, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे ऑलरेडी। तो वहीं उन्होंने अरेंज कर दिया, जो अथॉरिटीज़ थी, कि इनका टेस्ट यहीं हो जाए। तो 61 हम लोग अपीयर हुए थे, जो हमारा कोर्स था जो प्लाटून कमांडर का, सब इंस्पेक्टर का। तो उसमें से अकेला मैं ही सिलेक्ट हुआ। अच्छा। सो आई हैड ए जंप ऑफ 16 ईयर्स। वाओ। तो मैंने इधर से ट्रेनिंग कंप्लीट करी और मैं दूसरे खेमे में चला गया। सब इंस्पेक्टर से सीधा मैं असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग में चला गया। वाओ। तो 1987 बैच का ऑफिसर हूँ, 12th बैच ऑफिसर बोलते हैं, एंड वी कॉल इट 12 ब्रिगेड। हमारे 121 हम लोग थे। कुछ छोड़ गए बीच में और कुछ लोग एक्सपायर हो गए। अभी भी तकरीबन 100 हम लोग हैं। अच्छा। तो अब तो काफ़ी लोग रिटायर हो गए हैं। अभी कुछ ही लोग बाकी हैं, वो सारे आईजी की पोस्ट पे हैं। ओके। और अभी हमारे बैच का अक्टूबर तक शायद एडीजी भी एक बन जाएगा। ओह नाइस। तो इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। तो बचपन ऐसा बीता, बीएसएफ में ज्वाइनिंग हुई और कहीं ऐसा अप्लाई किया नहीं था, और इतना कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि आप क्या करें। एक अंकल थे हमारे जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे,
तो जब मैंने उनको बताया कि मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ और मैं ऐसे भर्ती हो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा ज़िंदगी में एक बार मेहनत करोगे तो बार बार नहीं करनी पड़ेगी। मैं आई कुडंट अंडरस्टैंड कि उनका बोलने का क्या क्या मतलब है। मतलब था? लेकिन जब फोर्स में आ गए, हम्म, कई साल नौकरी कर ली, फिर धीरे धीरे वो बात समझ में आई कि उन्होंने क्या कहा वही जैसे कोई भी बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं, था। हाँ, छोटे होते उसका हैं, कुछ ना कुछ मतलब कुछ जरूर ना होता कुछ है। मतलब होता है, हम तब नहीं तो हम समझते। तब नहीं समझते, वो हम्म, बाद में समझ में आती है। बट मुझे कोई ऐसा रेग्रेट नहीं है लाइफ से। हम्म, एक अच्छी ज़िंदगी जी है। बीएसएफ में लाइफ बहुत अच्छी है, हार्ड है ऑफ कोर्स। और डेंजरस है, एडवेंचरस है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। जैसे आपने बताया कि आपके जो फादर थे वो पुलिस में थे, तो आप जी पुलिस में ही जाना चाहते थे। तो जी। आपको जब आपके जो फैमिली नोन थे उन्होंने बताया कि हाँ बीएफएस की ऐसे पोस्टिंग निकली है, तो आपको ये नहीं लगा कि नहीं मुझे तो पुलिस में ही जाना है, ये नहीं करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा बिकॉज दैट टाइम द सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड। हम्म, क्योंकि फादर के एक्सपायर होने के बाद थोड़ा फैमिली इश्यूज भी हो गए थे, हम्म, तो हम लोगों के पास ज़्यादा फंडिंग भी नहीं थी। हम्म, सो आई नीड सर्विस, मतलब गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब उस टाइम करने की ज़रूरत थी। हम्म, सो जो अपॉर्चुनिटी बेस्ट मिली वो कर ली। वो कर ली। हाँ जी। हम्म। तो उसी से फिर आगे बढ़ गए। तो आपने कहाँ कहाँ पे अपनी पोस्टिंग्स की है, जो आपके जो मेजर आप हम बोल सकते हैं कि आपके लाइफ की जो इवेंट्स आप कभी सोचते हैं कि एक ऐसा होता है ना कि इंसान अकेले बैठा है, एक कुछ टर्न ओवर्स होते हैं लाइफ के अंदर, वो कौन सी थी आपकी? हाँ, मैं शुरू किया था अपना लाइफ बंगाल से। ओके। वेस्ट बंगाल में एक जगह है कृष्णनगर, हम्म। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, नदिया बोलते हैं उसको। क्या वहाँ पे नदिया? नदिया डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा। इसका हेडक्वार्टर कृष्णनगर में है। तो वहीं पे हमारा एक कैंपस है जिसको सीमा नगर बोलते हैं। ओके। तो ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग वहीं हुई थी। हम्म, हम लोग 3 कोर्समेट गए थे वहाँ पे। 2 बटालियन थी वहाँ पे, तो एक में हम 2 पोस्टेड थे और दूसरी में एक था पोस्टेड। हम्म, तो हमारी पलटन तो कहीं घूम रही थी, कश्मीर और बिहार में, हम्म, क्योंकि उस टाइम कश्मीर में प्रोसेशन शुरू हो गए थे ओके। 1988 में। हम्म, तो हम लोगों ने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, तो कश्मीर वगैरह में प्रोसेशन शुरू हुए थे। लेकिन हमारी पलटन पहले कश्मीर में थी, वहाँ से निकल के बिहार में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ आ गई थी। हम्म, तो हम लोगों को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें जो पलटन वहाँ पे थी दैट दैट टाइम 93 बीएसएफ थी उस टाइम हम्म, वहाँ पे, तो हमको उसमें अटैच कर दिया। हम्म, तो हम 3 ऑफिसर एक ही यूनिट में ट्रेंड हुए, हम्म, एक ही कमांडेंट के नीचे। तो उनमें से हम तीनों डीआईजी रिटायर हुए। ओके। एक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, हम्म, एक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज है। वेरी नाइस। तो काफ़ी अच्छा मतलब जर्नी रहा हम लोगों का, और दोस्ती भी अच्छी रही हम्म, क्योंकि एक ही पलटन में थे। हम्म। कोई ऐसा वी इंसिडेंट आर जो ब्रदर्स इन आर्म्स। ऑफ कोर्स जैसे ऑब्वियसली आप तो एक साथ में ही थे, है ना? तो कोई जी। एक कोई ऐसा इंसिडेंट आपका जो हो, जो आप बैठते हो सोचते हो और सोचती हंसी आ जाती है? हाँ, जब ट्रेनिंग, जब प्रोबेशन पीरियड होता है शुरू शुरू में, हम्म, तो हम लोगों को कभी ऐसा मौका तो मिलता नहीं था साथ साथ रहने का। हम्म, लेकिन हमारे जो सीईओ थे वो बड़े जॉली थे अच्छा। और बड़े सीनियर ऑफिसर थे। ही इज़ नो मोर। हम्म, पीके शर्मा उनका नाम था। वो हमेशा हमको बैठ के सब चीज़ बताया करते थे। हम्म, और एक हमारे 2IC साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके। जो सेकंड इन कमांड होता है, हम्म, वो ठाकुर HP सिंह थे। तो उन्होंने हमको वो बहुत लेक्चर देते थे। हम्म, तो जब वो अंदर हमें मतलब 1 घंटा हमें लेक्चर देते, बाहर आके हम सब हंसते थे, यार टोपी झाड़ ली है बस, निकल गया बाहर। ये अक्सर होता रहता था। बाकी अदरवाइज इट वाज नाइस। सब अपने अपनी कंपनी में थे जी। और सभी ने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। हम अक्सर जैसे ऑब्वियसली आपने बॉर्डर सर्विसेज में आपने काम किया है ना, व्हाट इज़ एग्जैक्टली बॉर्डर सर्विसेज? जैसे लोगों ने तो अपना मैप उठाया, मैप के ऊपर देखा ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। व्हाट इज़ एग्जैक्टली बॉर्डर सर्विसेज? देखिए, बॉर्डर का जो कंसेप्ट है वो, बॉर्डर मीन्स व्हाट बॉर्डर मीन्स एज ऑफ एनीथिंग, हम्म, है ना। हमारा
किसी चीज़ का लास्ट कोना जो है उसको हम बॉर्डर बोलते हैं. एंड इट केम फ्रॉम ए इटालियन वर्ड दैट इज़ बॉर्डूरे. ओके. तो उसका मतलब है कि लास्ट एज ऑफ एनीथिंग. तो हमारा एक सॉवरन स्टेट है जिसका लास्ट एज है, जो जिसमें हमारी प्रभुसत्ता है. तो वो जो लास्ट एज है वो हमारा बॉर्डर हो गया. उस प्रभुसत्ता संपन्न एरिया जो टेरिटरी है हमारी, राज्य के 4 वो होते हैं उसमें जी. एलिमेंट्स. तो उसमें एक होता है प्रभुसत्ता, दूसरा होता है टेरिटरी, तीसरा होता है सॉवरेंटी और चौथा होता है पॉपुलेशन. ओके. तो हमारी एक निश्चित टेरिटरी है, टेरिटरी के अंदर हमारी प्रभुसत्ता है. वो जो निश्चित टेरिटरी का लास्ट एज है वो बॉर्डर है. वो क्योंकि वी आर शेयरिंग इट विद अदर नेशन, दोज नेशंस आर आल्सो सॉवरन नेशंस. तो वो जो बीच में जो लाइन एक ड्रॉ करते हैं हम, जिसको बाउंड्री लाइन बोलते हैं, तो वो एक हम बॉर्डर मान के चलते हैं कि भाई ये इस लाइन के अंदर हमारा बॉर्डर है और इस लाइन के उधर उनका बॉर्डर है. तो बॉर्डर इज़ नॉट एन ईजी टर्म. बॉर्डर में और भी कई सारी मतलब चीज़ें हैं. जैसे हम कहते हैं कि हमने बॉर्डर गार्ड कर लिया. तो देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. एक तो हो गया हमारा बॉर्डर गार्ड करना. हमने एक बॉर्डर है हमारा, लास्ट एज है, उसको हम गार्ड कर रहे हैं. हमने वहाँ सिपाही खड़े कर दिए हैं, अपने हथियार लगा दिए, उनकी पोस्ट बना दी है, हम उसको गार्ड कर रहे हैं फिजिकली. वो हम गार्ड कर रहे हैं उसको, दैट इज़ गार्डिंग ऑफ द बॉर्डर. एक है बॉर्डर मैनेजमेंट. अभी जो नया कंसेप्ट चला है दैट इज़ बॉर्डर मैनेजमेंट. ओके. तो बॉर्डर मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली द बॉर्डर गार्डिंग. बॉर्डर गार्डिंग इंक्लूड्स इन बॉर्डर मैनेजमेंट. ओके. तो बॉर्डर मैनेजमेंट में बॉर्डर का सारा चीज़ आता है. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके रोड्स आते हैं, उसमें जो हम जो फेंसिंग वेंसिंग लगाते हैं वो आते हैं, हमारे जितने इक्विपमेंट लगते हैं वो आते हैं. सिविलियन का जो रोल होता है, सिविलियन के लिए जो हम करते हैं, जो बॉर्डर पॉपुलेशन होती है उनके साथ जो हम कोलैबोरेशन करते हैं, उनको जो हम सहायता करते हैं या उनके लिए जो काम करते हैं, वो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बॉर्डर मैनेजमेंट. सो बॉर्डर मैनेजमेंट इज़ ए वाइडर कंसेप्ट, और जबकि बॉर्डर गार्डिंग इज़ ए शॉर्ट कंसेप्ट. ओके. छोटा है. तो बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब हम ये मान के चलें कि आज की डेट में जो इट इज़ नॉट ओनली बॉर्डर सिक्योरिटी बट इट इज़ मैनेजमेंट ऑल्सो. हर एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है बॉर्डर पे, सभी जगह में बना रही है. हमारे जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था 1988 में, तो मुझे याद है मुझे जिस पोस्ट पे भेजा गया था वो बम्बू के जो मैट्स बनाते हैं उसके लगे हुए थे चारों तरफ, और टॉयलेट तो होते नहीं थे. अच्छा. पता ही नहीं था कि क्या होता है. वाह. तो वो सब इम्प्रोवाइज्ड तरीके से बनाते थे. तो उस बम्बू के बादशाह उसको बोलते थे, जो बम्बू की झोंपड़ी बनाते हैं. तो उस बादशाह में हम लोग रहते थे. तो वो उस टाइम का वो हालत था. और आज वहीं उन्हीं जगह पे आज कंपोजिट बीओपीज बनी हुई हैं जिसमें सारे एलिमेंट हैं. जवानों के लिए अलग है, ऑफिसर्स के लिए अलग है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है. अभी तो वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है. 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन के लिए है. ओके. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी बॉर्डर पे आ गई हैं. ओके. अब सारी फैसिलिटीज़ अब मिल रही हैं. थोड़ी बहुत जगह रह गई हैं जो रिमोट एरियाज़ में है, वहाँ भी धीरे धीरे गवर्नमेंट पहुँच रही है. ओके. लेकिन मैक्सिमम जगह में अभी जो है वो कंपोजिट बीओपी का वो आ गया है, कंसेप्ट आ गया है, और चीज़ें बेहतर हो गई हैं. रोड पहुँच गए हैं, फेंसिंग लग गई है बहुत सारी जगह पे. थोड़ी जगह है जहाँ पे अभी बाकी है लगना. फ्लड लाइट्स लग गई हैं. तो बाकी जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं वो पहुँच गए हैं. एंटी ड्रोन सिस्टम भी बीएसएफ प्रिक्योर कर रही है, जी. आर्मी ने भी किया हुआ है. तो कई सारी चीज़ें बदल गई हैं अब ज़माना. एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी. हाँ, अभी टेक्नोलॉजिकल हो गया है. तो उस टाइम में नहीं था. बट आई एम हैप्पी कि ये सब बदलाव हुए हैं और हमारे देखते देखते हुए हैं. वी आर अमंग दोज जनरेशंस जो जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. बिल्कुल. एंड अ ह्यूज वन. हाँ, छोटा भी नहीं. छोटा नहीं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. तो इट्स गुड. एक बात थोड़ा आप हमें समझाइए कि जो बॉर्डर पे हम पेट्रोलिंग वगैरह जिसको हम बोलते हैं, हाउ डज दैट वर्क? देखिए, बॉर्डर को गार्ड करने के लिए हमको बहुत सारी एक्शंस करने पड़ते हैं बॉर्डर पे.
उसमें हमको ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनानी पड़ती हैं जो ऑब्ज़र्व करती हैं। कोई भी हरकत बॉर्डर पे ना हो, तो वो दिन में तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती हैं अच्छा। और बीच में पेट्रोलिंग भी जाती है, जो बॉर्डर के साथ साथ भी जाती है, उसको कहते हैं जीरो लाइन पेट्रोलिंग, जो बॉर्डर लाइन के साथ साथ पिलर टू पिलर जाती है। ओके। और एक होती है जो हम फेंसिंग के साथ साथ करते हैं, वो भी पेट्रोलिंग होती है और उसमें फेंसिंग और बॉर्डर के बीच में एरिया होता है। इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक 150 गज का एरिया जो है वो छोड़ना पड़ता है फेंसिंग लगाने के लिए। जी। तो उसके बीच में भी पेट्रोलिंग होती है। अच्छा। तो क्योंकि वो एरिया नहीं तो अनअटेंडेड रहेगा, बिल्कुल। जैसे रात को अब फेंसिंग के पीछे होती है ऑब्जर्वेशन पोस्ट वगैरह जो बनी हुई है, तो हालांकि आगे भी नाके लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पीछे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे वहाँ पे सुबह पेट्रोलिंग ज़रूर करते हैं ताकि कोई ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट कुछ उसमें रख ना दे, कुछ उस एरिया में कुछ ऐसी कोई हरकत ना हो। सो वी कीप ऑन शिफ्टिंग अवर टैक्टिक्स। तो हाउ डेंजरस इज इट? इट्स बॉर्डर पे जहाँ पे हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ तो नेचुरली डेंजरस होता है। जी। जैसे एक हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ था, मुझे याद आ रहा है, जम्मू बॉर्डर में एक रिवर है जो काफ़ी चौड़ी है, तो एक पोस्ट जो है वो रिवर के उस पार थी हमारी। तो वहाँ पे सुबह सुबह हमारे डीआई साहब जा रहे थे, तो बीच में आईडी फट गई और उनकी गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो गई थी। सो अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट सर्वाइव, बट इस तरह के इंसिडेंट आईडी वाले हो जाते हैं। तो उस सब को निगेट करने के लिए जो है हम लोग बड़ी चौकसी बरतते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर गार्डिंग इज़ नॉट वेरी सिंपल टर्म। बॉर्डर गार्डिंग इंक्लूड्स मैनी डेंजरस थिंग्स, और हमें लगता है कि बॉर्डर गार्डिंग तो बड़ा सेफ होता होगा, फेंसिंग लगी है, फ्लड लाइट्स लगी हैं, कैमरे लगे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें क्योंकि वही बॉर्डर हम गार्डिंग फोर्स के नाते तो करनी पड़ती देखते हैं ना कि अपना जो बाहर दिखती है वो तो ऑब्वियसली यही दिखता है कि हाँ कि एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, वो पोस्टेड है, एक बंदा उधर है, कैमरेस लगे, ठीक है, गार्डिंग हो रही है। बट एक ग्राउंड गार्डिंग जो आप बोलते हैं ना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो जो आम लोगों को नहीं नज़र में आती है। अभी वो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अभी आप देख लीजिए कि 3223 किलोमीटर 3323 किलोमीटर्स का बॉर्डर लाइन है जो पाकिस्तान के साथ लगता है हमारा वेस्टर्न थिएटर में, ओके। जो गुजरात से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक है। जी। अब इसमें बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं जो अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, जहाँ पे कि दिखता नहीं है। कई जगह सॉयल जो है वो बहुत लूज़ है, केव इन कर जाती है। तो कई जगह बहुत सारा वाइल्ड ग्रोथ है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो जिसमें कि आज कोर्स इधर से है, कल दूसरी तरफ से होगा। जब फुल स्पीड पे होती हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उसका नज़ारा ही अलग होता है। 2014 में आई वाज कमांडिंग बटालियन इन जम्मू सेक्टर, तो वहाँ पे उन दिनों डीआईजी हैज़ गॉन ऑन लीव, तो मुझे चार्ज दिया गया कि आप सेक्टर कमांड करोगे जी। तो तकरीबन 10-15 दिन में सेक्टर कमांडर रहा वहाँ। तो उस टाइम फ्लड आया, और इतना फ्लड आया कि हमारी कई सारी पोस्टें जो हैं वो पानी में डूब गई। अच्छा। चिनाब रिवर का पानी जो है वो पोस्टों में घुस गया, और पाकिस्तान की तरफ में एक बांध था, वो बांध टूटा और उसका सारा पानी हमारी तरफ आ गया। बाप रे। तो जो मेरा पूरा सेक्टर का एरिया था वो सारा पानी में डूब गया। और मैं आई हैड कैरिड आउट ए स्टडी ऑन दिस। जब मैं एमए कर रहा था यहाँ पे, तो डिसास्टर मैनेजमेंट पे मैंने एक जम्मू फ्लड्स के ऊपर एक स्टडी करी थी। ओके। तो मेरी खुद की यूनिट की 27 पोस्टें जो थी वो पानी के अंदर वो खत्म हो गई थी। नहीं, पानी के अंदर पानी के अंदर थी पूरी। और मेरे लड़के उन पोस्टों में, रात रात में पानी आ गया और लड़के जो हैं वो पोस्टों पे ही थे। तो वो छोटी छोटी पोस्टें होती हैं, अमाउंट बने होते हैं, उनके ऊपर पोस्ट होती है। तो अब वहाँ फंस गए वो। तो हमें बड़ी मुश्किल से हमने कई तरह के साधन अपनाए, हेलीकॉप्टर की मदद भी ली और बोट्स की मदद भी ली,
तो हमने उन लड़कों को वहाँ से बाहर निकाला पानी के बीच में से। और कई पोस्टें तो ऐसी थी जो जिनके नीचे वाली जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पूरा पानी भर गया। तो उन्होंने अपने हथियार वगैरह जो हैं वो सारे एमुनेशन वगैरह जो हैं दूसरी छत पे जो है वो रख दिए अच्छा। और खुद पेड़ों पे चढ़ गए। हाँ, रात रात भर वो पेड़ों पे रहे, ओह गॉड, इतना पानी आया। बाप रे। सो इट वाज वेरी डेंजरस। मतलब हम जा नहीं पा रहे थे वहाँ। एज ए डीआईजी ऑफ द सेक्टर मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। मैं कुछ कुछ जगह पे जा पाया, बाकी जगह में पहुँच नहीं पाया। अच्छा। तो जब पानी रिसीड हुआ तो देखा बहुत सारा डैमेज हुआ था। राशन बह गया, वो तो हथियार में कुछ ख़राब हो गए पानी में लग के। कुछ तो लड़कों ने बहुत हिम्मत करी, हमारे जो जवान थे बीएसएफ के। तो बहुत सारी चीज़ें वो सहनी पड़ती हैं बॉर्डर पे रह के। और फिर उसके साथ में क्या होता है कि पानी जब आता है तो उसके साथ में सांप बिच्छू ये वो सब बह के आ जाते हैं और वो भी शेल्टर ढूंढते हैं। बिल्कुल तो उनको भी जहाँ बिल्डिंगें मिलती हैं वो वहीं आसपास ही घुस जाते घुस हैं। जाते हैं। तो फिर उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। सो इट्स नॉट सो इजी टू बी ए बॉर्डर मैन। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। हाउ डज इट अफेक्ट योर जैसे फैमिली लाइफ? हाँ, फैमिली लाइफ एक्चुअल जब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैंने मतलब कभी सोचा नहीं। ओके। जब वर्दी पहन ली तो उसके बाद कभी ये ध्यान में नहीं आता कि फैमिली कैसी होगी, उनको क्या प्रॉब्लम होगी। हम कहते हैं कि यार तुम्हारा फ्रंट है, तुम बेटर हाफ हो, तुम अपने फ्रंट पे लड़ो, हम अपने फ्रंट पे लड़ते हैं। तो हमारी जो भी हमारा फैमिली लाइफ होता है उसमें जो फौजी की जो बीवी होती है, जो फौजी की वाइफ होती है कहीं भी किसी भी रैंक पे, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मतलब इतना सेक्रीफाइस करती हैं कि सोच भी नहीं सकते आप। क्योंकि उनको तो हर समय फैमिली भी देखनी है, परिवार भी देखना है, घर में माँ बाप होते हैं उनको भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। और साथ में उनको ये भी देखना है कि मेरा पति जो है वो बॉर्डर पे है, पता नहीं कब क्या खबर आएगी, यू नेवर नो। तो कुछ किस्मत होते हैं वो लोग जिनको मौका मिलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो इसलिए एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है फोर्स में कि कुछ परसेंटेज डिसाइड करी है कि उसमें जवान भी अपनी फैमिली को रख सकते हैं, जो नॉट ऑन द बॉर्डर्स बट जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनमें एक जवान अकोमोडेशन होती है, फैमिली अकोमोडेशन होते हैं, तो वहाँ पे वो रह सकती हैं फैमिलीज। दो जवानों को बॉर्डर जाना पड़ता है लेकिन हफ्ते में एक बार सीओ भेज देते हैं, कंपनी कमांडर भेज देते हैं, कोई प्रॉब्लम होने से भेज देते हैं कि जाओ, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस होता है नज़दीक, कोई 50 किलोमीटर है, कोई 100 किलोमीटर है, आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आ जाते हैं बीच में और सारी फैमिलीज मिलके जो है वो अपना सुलटा लेती हैं। वो तो हुआ जो कैंपस की लाइफ है। कैंपस की लाइफ भी अच्छी होती है, जो अच्छे कमांडर्स होते हैं जो बढ़िया वो वेलफेयर की काफ़ी सारे काम करते हैं। ओके। बाज़ार जाने के लिए बस लगाते हैं हफ्ते में एक बार। अच्छा। स्कूल के लिए बसेस लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हैं। अच्छा। तो जब भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटलाइज कोई होता है तो उसकी मदद करते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब कमांडर अपने लेवल पे करते हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता। हाँ जी। तो ये इस वेलफेयर की बहुत सारी वो होती हैं जो जैसे आर्मी में आवा है, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, वैसे बीएसएफ में भी बावा है, बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा। तो उसमें जो हमारे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनकी जो वाइफ होती है वो शी इज़ द प्रेसिडेंट। ओके। जिसे फ्रंटियर्स होते हैं उसमें आईजी बॉस होता है, या कमांड होती हैं उनमें एडिशनल डीजी या स्पेशल डीजी बॉस होता है। तो उनकी वाइफ वो पूरे उसकी प्रेसिडेंट होगी। तो वो पूरी फोर्स की प्रेसिडेंट है जो डायरेक्टर जनरल की वाइफ है। तो सेक्टर में जो सेक्टर कमांडर की वाइफ होगी तो वो प्रेसिडेंट होगी उस अपने सेक्टर की, जो उनकी वेलफेयर एसोसिएशन है। और बटालियन में बटालियन कमांडर की वाइफ होगी। ओके। तो बहुत सारे वेलफेयर के वो करते हैं।
तो इस तरह से चलता है। अभी जैसे हेमंत जी अभी कुछ ही दिनों पहले अपना अटैक हुआ था। चले वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक, हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ था सिविलियंस के ऊपर। लेकिन 2019 में आप श्रीनगर में पोस्टेड थे जी जब वहाँ पे अटैक हुआ था, जी। उसके ऊपर थोड़ी लाइट डालेंगे? देखिए, जो मिलिटेंसी होती है उसमें ये पता नहीं होता कि कौन कब कहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि हमारा पूरा जितना भी कश्मीर में जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है और बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे जो फोर्सेस हैं। लेकिन फिर भी मिलिटेंट्स कहीं ना कहीं से तो आते ही हैं। कुछ लोकल भी होते हैं, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, जो लोकल्स होते हैं उनको तैयार करते हैं। तो ऐसा ही एक लड़का जो है वो श्रीनगर में तैयार किया था उन्होंने। और उन दिनों क्या था कि कॉन्वॉय, जैसे पहले रोड ओपनिंग पार्टीज जाती हैं, वो क्लियर करती हैं। तो जब 2019 में मैं श्रीनगर में डीआईजी था, मैं हालांकि मैं वहाँ पे उस दिन नहीं था जिस दिन ये अटैक हुआ। अच्छा, आप उस दिन नहीं थे? मैं उस दिन कहीं बाहर गया हुआ था। तो ये कॉन्वॉय जो है ये आ रही थी जम्मू से। ओके। तो जम्मू से आ रही थी, जब ये पहुंची एक जगह है श्रीनगर से जो मेरे हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले है, लेथपुरा नाम है उस जगह का। तो उसके साथ में एक बटालियन भी सीआरपी की है, वहीं थोड़ी दूर पे है आगे। तो ये अवंतीपुर से जो रोड मिलता है, लड़का वहाँ से एक गाड़ी लेके आया और वो गाड़ी के आगे पीछे हो रहा था। तो कुछ शक भी हुआ जवानों को, तो उन्होंने थोड़ा उसको हटाया, भाई तुम पीछे जाओ या आगे जाओ। तो ही स्पीडेड अप द व्हीकल। तो जब ये चढ़ाई चढ़ रही थी बस से, तो एक जो आगे से शायद तीसरी बस थी, जो कॉन्वॉय कमांडर का आगे चल रहा था जो गार्ड, उससे शायद तीसरी बस थी पीछे। तो उसने वो चढ़ाई पे जब जहाँ से मोड़, ऐसे एक मोड़ है वहाँ, तो उससे जब जैसे सीधी हुई वैसे वो ला के उसने सीधी गाड़ी जो है वो एक्सप्लोसिव से भरी हुई थी, उसने उसको डैश कर दिया। तो वो इतना भयानक जो मतलब उसका जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट था कि सारी बस उड़ गई और उसमें जितने भी थे लोग 44 के करीब थे। अच्छा। तो दे ऑल मार्टिडम को प्राप्त हुए जी। उसमें मतलब कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह से उनके जो शरीर था उसके चीथड़े उड़ गए थे और मतलब पता नहीं चल रहा था। अगर आप उसकी पिक्चर्स को देखेंगे जो इंटरनेट में भी अवेलेबल है, तो मतलब जगह जगह ऐसे वो मांस पड़ा हुआ था। तो वो मिलिटेंसी में तो आपको तैयार रहना पड़ता है हर टाइम, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। क्योंकि जो मेंटर्स हैं, वो जो परपेट्रेटर्स होते हैं इसके मिलिटेंसी के, वो चाहेंगे कि इंस्टेबिलिटी हो। तो इसी तरह की इंस्टेबिलिटी पहले पंजाब में भी होती थी। तो यहाँ भी जब काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ बड़ी शांति हुई पंजाब में भी, लेकिन कश्मीर में पिछले 30 सालों से देख रहे हैं हम कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो उस टाइम जोर था मिलिटेंसी का। हम समझते हैं कि अब नॉर्मलसी आ गई है, हमें लगता है कि नॉर्मलसी आ भी गई थी काफ़ी लोग, लेकिन फिर बीच में एक आध ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जैसे अभी लेटेस्ट हो गया। जैसे अभी लेटेस्ट हुआ। तो ऐसे बड़ी मतलब बारबरिक एक्शंस होते हैं ये, और इनको मतलब जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसमें इनका जो ब्रेन वॉश है वो बहुत बुरी तरह से किया होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, हम सोच नहीं सकते हम लोग। मैंने एक जब 91 में मैं था कश्मीर में, तो हमने एक मिलिटेंट को पकड़ा था और उसके पास से हमें एक कैसेट मिला था। उस वक्त वीसीआर और वीसीपी का ज़माना था। कब की बात बताई आपने? 91 की बात। 91 की। तो वीसीआर वीसीपी का ज़माना था। हमने एक मिलिटेंट को पकड़ा था, तो उसके पास से कैसेट मिला था।
और उसमें इतने मतलब जो इनको जो भड़काऊ भाषण होते हैं, जो ब्रेन वॉश करने के लिए ये देते हैं जितने भी इनके आका हैं, तो वो लोग इतनी बुरी तरह से इनका ब्रेन वॉश करते हैं कि आप उनका भाषण सुनोगे तो एक क्षण के लिए आपको भी लगेगा कि ये ठीक बोल रहा है। मतलब इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट वो डालते हैं। तो लेकिन वो आप रीजनिंग पावर आपकी होती है, एनालिटिकल पावर्स होती है, तो उससे आप अपने आप को बचाते हो। अदरवाइज रेडिकलाइजेशन इसीलिए तो ज़्यादा होती है क्योंकि लोग जो है वो इस तरह के भाषण सुनते हैं। बार बार आप किसी एक चीज़ को सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई हो सकता है यार ये ठीक ही बोल रहा है। तभी ज़्यादातर टीनेजर्स को, तभी ज़्यादातर बच्चों टीनेजर्स को को मोल्ड ये करते हैं। इन्वॉल्व करते हैं, हाँ जी, ब्रेन तभी वॉश करना इजी तभी होता है। तभी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये सब कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि जैसे मिलिटेंसी हो या कुछ हो। बाकी हमारी सरकार तो बहुत ठोस कदम उठाती है बिल्कुल इसके बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और फोर्सेस भी बहुत डट के इसके खिलाफ खड़ी है। बहुत अच्छा काम करती हैं सारी फोर्सेस, आर्मी हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सभी। इवन जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है एंटी मिलिटेंसी। तो ये तो जब तक चलेगा तो ठीक है। तो जब हम ये तो फेस कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे, मतलब हमारी फोर्सेस ये कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है कि इसको किसी तरह से हम इसको ख़त्म करें। तो जी जब ये अटैक हुआ था तो उसके बाद वहाँ का ऑब्वियसली, जैसे श्रीनगर में हम सुनते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ हम सुनते हैं कि कश्मीर में शुरू से माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस रहता है इतने सालों से, क्योंकि ना वहाँ पे। हाँ, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो नेचुरली टेंस होता है। जो सिविलियन लोग होते हैं सारे तो ख़राब नहीं है ना, ऑब्वियसली। तो उनको भी लगता है बेचारों को कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तो टेंशन तो हो ही जाती है। क्योंकि जब इस तरह का कुछ भी होता है तो फोर्सेस किसी पे विश्वास नहीं करती और अविश्वास भी नहीं करती, दोनों चीज़ें हैं। अविश्वास आप कैसे करोगे अगर आपके सामने कुछ हो रहा है तो? कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, वो आपको मदद भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कैसे विश्वास करोगे? लेकिन आप दूसरी तरफ विश्वास भी नहीं कर सकते, पता नहीं किसके दिमाग में क्या है। क्या चल रहा है? तो ये कुछ बातें हैं जो हम को सोच के चलना पड़ता है। कमांडर ऑन द स्पॉट इज द बेटर पर्सन टू टेक डिसीजंस ऑन सच थिंग्स। तो इट्स हाउ डज इट अफेक्ट जो वहाँ के जो सिविलियंस हैं, ये उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा था ये जब इंसिडेंट हुआ? ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे उसकी उनकी लाइफ को तो इफ़ेक्ट होगा क्योंकि वो कर्फ्यू लग जाता है और मूवमेंट बंद हो जाती है, हड़तालें हो जाती हैं, प्रोसेशन कंप्लीटली निकलता मूवमेंट है। बंद होती है। हाँ, प्रोसेशन निकाल लेते हैं, सिविलियन लोग भी निकालते हैं। तो फोर्सेस का तो रहता ही है, कर्फ्यू लगा देते हैं, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस चलते हैं, तो नेचुरली तंगी तो होती है। आप मुझे याद है हम एक बार आप डिस्कस कर रहे थे, आपने एक इंसिडेंट सुनाया था जहाँ पे आप स्नो के अंदर आपने एक व्हाट वाज दैट जो आपने इनकाउंटर किया था, उसके वो बारे में थोड़ा सुनाइए, वो सुनना चाहेंगे हम। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग कश्मीर में एक जगह है जो अभी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ऋषनगर विलेज है। एक्चुअली वो इसलिए ज़्यादा याद रह जाता है क्योंकि उस केस में हमें 3 गैलेंट्री मेडल मिले थे ऑफिसर्स को। ओके। एक हमारे सीओ साहब को मिला था बाहर, ही वॉज ऑलरेडी सेना मेडल। एक हमारे और ऑफिसर्स थे, अजीज़ खान साहब, उनको गैलेंट्री मेडल मिला था, और एक मुझे मिला था। ओके। तो उसमें ऑपरेशन प्लान किया था हमने। हमारे कमांडर थे उस टाइम, बहुत सख्त जान कमांडर थे वो। तो वो उन्होंने प्लान किया ऑपरेशन, इन्फॉर्मेशन मेरी थी, तो लेकिन बर्फ़ गिरी हुई थी बहुत, तो नी डीप स्नो था। लेकिन फिर भी हमने जो जो मुझे रूट दिया गया था वो उसमें तकरीबन 11 किलोमीटर चलना था और नी डीप स्नो था पूरे में। बाप रे।
11 किलोमीटर। जी, वी स्टार्टेड एट 9 o'clock इन द नाइट एंड वी रीच ऑन द स्पॉट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो हम लोग सारी रात चलते रहे रास्ता बना बना के, और सुबह हमने एक नदी थी वहाँ पे एंसर रिवर, उसको क्रॉस किया, और फिर जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो इट लास्टेड फॉर 6 hours। वाओ। 6 घंटे एनकाउंटर चला। फॉर्चुनेटली हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, ना ही हमने किसी मिलिटेंट को मारा, लेकिन हमने जिंदा पकड़े 11 लोगों को जिंदा। 11 मिलिटेंट हमने जिंदा पकड़े, हथियार अम्युनिशन समेत। बट इट वॉज ए वेरी टफ ऑपरेशन। Of course, it need आप 6 घंटे की मतलब गोलाबारी के बाद उनको हमने सरेंडर कराया, और फिर उनको हम ले गए सबको पकड़ के, फिर उनको पुलिस ग्राउंड हो गया। अभी जब पहलगाम में अटैक हुआ, एज ए सिविलियन मैं आपसे ये चीज़ पूछ रही हूँ। चलिए आपका ठीक है, आपका फोर्सेस का बैकग्राउंड है, लेकिन जैसे मेरे को जैसे ये पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ है, ऐसे अटैक हुआ है, हाउ डिड इट अफेक्टेड यू एज ए सिविलियन? आपको और या फिर आपके सराउंडिंग्स में, क्योंकि वो टॉपिक बन गया, एक हॉट टॉपिक बन गया, सभी इस चीज़ से अफेक्टेड हो रहे थे कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। सो हाउ डिड इट अफेक्टेड यू, और आपके जो साथ में लोग थे उनको कैसे ये चीज़ अफेक्ट कर रही थी? देखिए, कोई भी ऐसा काम जो मतलब देश के खिलाफ हो या सोसाइटी के खिलाफ हो, तो उस पे आदमी को गुस्सा तो आता ही है। बिल्कुल। मुझे भी आया हम्म कि ऐसे लोग मार दिए, उनका क्या कसूर था। हम्म अब हर जगह तो सिक्योरिटी नहीं रखी जा सकती ना, कुछ भी हो कहीं भी कंट्री के खिलाफ में, या कोई किलिंग हो जाए, कुछ हो जाए, किडनैपिंग हो जाए, रेप हो जाए, तो ऐसी चीज़ों में सिविलियंस को तो जितने इर्द गिर्द के लोग होते हैं या कंट्री के लोग होते हैं, वो नेचुरल गुस्सा तो आता ही है कि ऐसा कैसे हो गया। और कुछ लोग तो रिवेंज लेने तक भी चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे भी बहुत बुरा लगा जब ये पहलगाम वाला इंसिडेंट हमने सुना कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसमें ये है कि भाई एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, अपना अपना काम सारे कर रहे हैं। अब बीच में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें ब्लेम गेम जो है ना, वो ठीक नहीं होती है। मैं किसी को ब्लेम करूँ, कोई किसी को ब्लेम करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। स्टैंड टुगेदर। तो ऐसी चीज़ों से लड़ने के लिए हमें एकदम से यूनाइट होके लड़ना चाहिए। और गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरी कंक्रीट एक्शन। यस, ऑफ कोर्स। आज आपने सुना ही है सुबह। हाँ, सुबह उठते ही चाय के साथ खबर मिली कि हाँ जी, कि भावलपुर में कोई स्ट्राइक की है, जी। और पिन पॉइंट की है, मतलब जो आतंकियों के ठिकाने हैं उन पे की है। हाँ। तो दैट्स एन अचीवमेंट ऑफ द इंडियन फोर्सेस, आर्म फोर्सेस। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि भाई हमारे जो जांबाज जितने भी सिपाही हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, चाहे, क्योंकि सारी फोर्सेस आर्म फोर्सेस हैं। जैसे आप अगर हमारी जितनी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी के कॉन्स्टिट्यूशंस आप देखो तो दे ऑल आर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो है ही आर्म फोर्सेस, अदरवाइज दूसरी फोर्सेस भी आर्म फोर्सेस हैं। तो इनके जो 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 जिसको भी टास्क दिया है, जो जो भी जिसका काम है, मैंडेट है, वो उसको अच्छी तरह से निभा रहा है। तो आर्म फोर्सेस ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। तो वही कल तक तो हम सभी यही सोच रहे थे कि मॉक ड्रिल होने वाली है, ये जी, होगा वो होगा, बट ये टैक्टिक्स है, साम दाम दंड भेद बिल्कुल। सब अपनाए जाते हैं ऐसे में। लेकिन जो हमारी आर्म फोर्सेस का जो भी स्ट्राइक रहा है, वो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी सिविलियन के ऊपर नहीं किया, जो टेरर कैंप्स थे उन्हीं के ऊपर किया। वो इन्होंने वो जैसे न्यूज़ आ रही है वहाँ पर भी यही मेंशन हो रहा है सारी न्यूज़ में ही आ रहा है कि 14 लोग जो है अजहर मसूद के परिवार के मारे गए। तो अजहर मसूद, जब मुझे ये 1993 की बात है शायद, जब ये पकड़ा गया था कश्मीर में, तो
इसके जिसने लीड दिया था ही वाज अप्रीहेंडेड बाय मी, हम्म, तो मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, नहीं काफ़ी ऑब्वियसली टाइम हो गया। जी। और उस मिलिटेंट को हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, हम्म। उसने लीड दिया था, देन ही वाज गॉट। ओह। वो फिर बाद में जब ये कंधार वाला इंसिडेंट हुआ हम्म। तो तब उसको छोड़ा गया। हम्म। बट ही अभी कितना वो मतलब डेंजरस प्रूव हुआ है पिछले सालों में। बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को मतलब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो सौंप देना चाहिए इंडिया को, हम्म। क्यों पाल के रखे हुए हाँ, हैं। क्योंकि अपना ऐसे नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान, अभी हिंदुस्तान में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं बुरे हैं। जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, और जहाँ पे बुराई है वहाँ पे अच्छाई भी है। वो वैसे तो ही है, पाकिस्तान में भी है। बिल्कुल। किसको है अभी कि हमें हर किसी को शांति चाहिए, हर किसी को अमन चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बस वही कोई ना कोई ऐसा बीच में लेकिन बैठा बीच होता में है। कोई ना कोई कर देता है इस तरह की घटना जिससे कि सब बदनाम होते हैं फिर। हाँ, लेकिन वो उसका इफेक्ट जो है, लेकिन जैसे एक इंसान चीज़ कर रहा है लेकिन इफेक्ट उसका जो आम जनता है उसके ऊपर पड़ बिल्कुल, रहा है। वो तो भुगतना ही पड़ता है। हम्म। जो एक आदमी कोई गलत काम करेगा तो इम्पैक्ट कई लोगों पे होगा। हम्म। तो वैसा ही है, ये तो अब नेशन वाइड है हम्म। कि अगर कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, अब 27-28 लोग एक साथ मार दिए, हम्म। तो उसमें कश्मीरी भी एक मारा गया मारा गया जो है मदद ना। करने की कोशिश कर रहे हाँ, थे। तो हाँ। मतलब इस तरह का हीनियस क्राइम अगर आप करोगे तो इम्पैक्ट तो नेचुरली होगा ही। आई नो, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी अटैक के बारे में, तो जैसे पता चला कि न्यूज़ में आ रहा था कि लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ पूछ कर उनको गोली मारी जा रही थी। आई पर्सनली थॉट कि इट्स अ गेम वेयर कि आप इसको एक साथ ही साथ पॉलिटिकल मुद्दा भी बना रहे हो। और पेट्रेटर्स हैं उनका तो मुद्दा तो यही होगा, हम्म। क्योंकि अदरवाइज ऐसा कौन करता है, हम्म। आज तक तो नहीं हुआ कहीं। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं सुना। तो कुछ इसके पीछे साजिश होगी। हम्म। लेकिन आज सोशल मीडिया में सब जगह ही चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हम्म। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा है हम्म। कि लो सिंदूर की कीमत बताते हैं हम तुमको क्या होता हम्म। है। जो मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, वही हम भी कह रहे हैं, हमें ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आई थिंक अ पर्सनली परस्पेक्टिव वेरी क्विक एक्शन। लेकिन पर्सनली जो एज ए शोल्जर अगर मुझे हम्म। कहें तो मैं कहूँगा कि एज ए शोल्जर मेरा एक रिएक्शन नेचुरल ऐसा ही होना चाहिए था। एब्सोल्युटली। वो और तो वो सिविलियंस किया का सर, भी, भारत सरकार इवन ने बहुत बहुत बढ़िया निर्णय लिया। इवन सिविलियंस का भी रिएक्शन वैसे ही निकल रहा था। जी, जिसके साथ भी हम बात कर रहे थे, चाहे वो उनका बैकग्राउंड कोई भी हो, हिंदू मुसलमान जो भी हाँ है, जी, हर किसी को लग रहा था कि ये क्यों हुआ, आम जनता क्यों। जैसे मेरा जाने का, जैसे जिस दिन ये अटैक हुआ तो उस दिन, उसके 2-3 दिन बाद मेरा जाने का प्लान था कि मैं कश्मीर घूमने जाऊंगी, फिर यू जम्मू कैन जाने का प्लान भी था। लेटर ऑन। थोड़ा ऑब्वियसली सा बाद थोड़ा में तो सा ये शांत हो जाए तो। शांत हो जाए, लेकिन वही बात है कि अभी मोस्टली जो कश्मीरी लोग हैं वो डिपेंड करते हैं टूरिज्म के ऊपर। कश्मीरी लोग टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जी। और उनके जो बागवानी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हम्म। उनके जो ऊपर वाले ने जो नेमत उनको बख्शी है, हम्म। ड्राई फ्रूट्स की और एप्पल्स की और दूसरे फ्रूट्स की, हम्म। वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हम्म। लकड़ी का भी पहले था काफ़ी, अब तो कम है। हम्म।